आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 की सीबीएसई का पहला चैप्टर फिजिक्स का, दैट इज मोशन। मेरा नाम है उबैद अहमद और आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल सीआर कोचिंग्स पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोशन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बताना चाहता हूं। फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी फील्ड और व्हिच कैन बी मेजर्ड, जिसको मेजर कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टाइम कैन बी मेजर्ड, टाइम कैन बी फील बट कैन नॉट बी टच। इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी आल्सो लेंथ, इस मान के लेंथ में मेजर कर सकता हूं, तो ये भी फिजिकल क्वांटिटीज है व्हिच कैन बी मेजर्ड। तो फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप की होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ two types. First, scalar and second is vector. Tractor नहीं, vector. तो physical quantities are those quantities which can be measured, feel. Physical quantities are of two types: scalar physical quantities and vector physical quantity. अब now स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होगी? स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम इसकी डिस्क्रिमिनेशन के लिए हमें एक ही चीज की जरूरत पड़ेगी। स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज फॉर विच वी नीड ओनली वन थिंग टू डिस्क्राइब देम, जिनको डिस्क्राइब करने के लिए, जिनको डिस्क्रिमिनेशन के लिए हमें सिर्फ एक उसकी मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल टाइम। अब मुझे टाइम कोई पूछे कि टाइम क्या हो रहा है, तो मैं क्या बताऊंगा कि फॉर एग्जाम्पल 3 बज रहे हैं, मैं कहूँ 3 बज रहे हैं। तो अब मैं ये थोड़ा ना कहूंगा 3 बज रहे हैं यहाँ पे, मेरे घर के बाहर 3:30 बज रहे हैं, मेरे घर के पीछे 3:15 बज रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। टाइम की डिस्क्रिमिनेशन के लिए मुझे बस उसकी वैल्यू की जरूरत होगी। अगर मुझे उसकी वैल्यू पता है तो मैं उसे डिस्क्राइब कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इफ समवन आस्क्स फ्रॉम मी अबाउट माई वेट, मेरे वेट के बारे में कोई पूछे कि मेरा वेट कितना है, तो मैं क्या कहूंगा? मेरा वेट 60। मैं कहूंगा मेरा वेट 60 है। अब ये तो नहीं कहूंगा मेरा वेट 60 है मेरे घर पे। जब मेरा वेट 60 है नॉर्थ डायरेक्शन में, मेरा वेट 50 है साउथ डायरेक्शन में, ऐसे तो नहीं कहूंगा। तो these are scalar physical quantities, that is they need only value for the discrimination. अगर मुझे इन्हें डिस्क्राइब करना है तो मुझे सिर्फ उसकी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, मुझे और फर्क उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। और जैसे मुझे कोई ये कहे कि इस मार्कर की लेंथ बताएं, अब मैं कहूँ इस मार्कर की लेंथ अराउंड 5 सेंटीमीटर है, तो कहेंगे अच्छा 5 सेंटीमीटर है। और अगर मैं कहूंगा, या फिर मुझे ये कहना पड़ेगा कि इस मार्कर की लेंथ मेरे रूम में 5 सेंटीमीटर है, बाहर जाके इसकी 5 सेंटीमीटर ना हो कि कुछ 6-7 सेंटीमीटर हो जाए। तो बेसिकली आई नीड ओनली वैल्यू, मुझे इसकी एक वैल्यू 5 सेंटीमीटर जो है, बस वही मैं इसको उससे मैं इसे डिस्क्राइब कर सकता हूं। दीज आर नोन एज स्केलर क्वांटिटीज व्हिच नीड मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मींस वैल्यू। फॉर देयर discrimination. Scalar physical quantities are those quantities which need magnitude for their discrimination, जिनको अपने डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी। अब नाउ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which need मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड की जरूरत तो पड़ेगी, as well as direction for their discrimination, जिनको अपने को डिस्क्राइब करने के लिए मुझे मैग्नीट्यूड प्लस उसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल फोर्स। अगर मैं ये कहूं कि फोर्स लग रही है मेरे ऊपर, मैं कहूं कि 5 न्यूटन की, बेसिकली फोर्स की यूनिट 5 न्यूटन होती है, तो मैं कहूं 5 न्यूटन की फोर्स मेरे ऊपर लग रही है, तो क्या मैं इसे खाली ये
सफिशिएंट होगा आपके लिए। कोई आपसे पूछे कि भाई आपके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, तो मैं कहूँ कि 5 न्यूटन की फोर्स, तो आपके लिए सफिशिएंट होगा। आप ये नहीं पूछना चाहेंगे कि वो फोर्स किस डायरेक्शन से लग रही है। सपोज किसी ने मेरे अगर मारा, अब मैं उसके मारने की फोर्स उसने मेरे लगाई, मैं उसको उससे पहचान लूं, मैंने कहा मेरे 5 न्यूटन की फोर्स पड़ी है। अब जब मुझे यही नहीं पता होगा कि वो फोर्स पड़ी किस डायरेक्शन से है, तो मैं उस बंदे से अपना बदला ले सकता हूं। तो यानी कि यहाँ पे डायरेक्शन की सेंस बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई डोर है, रूम का डोर, और अगर वो खुलता है बाहर की साइड, अब मैं किसी ने मुझे ये कहा ये डोर है, सपोज करें आप ये डोर है, अब किसी ने मुझे कहा कि अगर उबैर आप जाके 5 न्यूटन की फोर्स लगाएंगे तो ये गेट ओपन हो जाएगा। अब वो लगवा दे, गेट खुलता बाहर की साइड में, ये ऐसे खुलेगा। अब मुझे उसने कुछ नहीं बताया, मुझे उसने कहा कि अगर आप तुम 5 न्यूटन की फोर्स लगाओगे तो ये गेट खुल जाएगा। ठीक है, 5 न्यूटन की फोर्स क्या बड़ी बात, गया और 5 न्यूटन की क्या, मैंने 50 न्यूटन की फोर्स लगा दी, गेट नहीं खुल रहा। मैंने आगे भाई साहब से कहा, ना भाई साहब वो गेट नहीं खुल रहा, वो सिर्फ जाम हो गया, मैंने 5 की जगह 50 की फोर्स लगा दी, 100 की फोर्स लगा दी, गेट नहीं खुल रहा। मैंने कहा चलो मुझे दिखाओ कैसे खोल रहे हो। मैं गया, मैंने फिर से, गेट नहीं खुल रहा। उन्होंने बताया कि ये बाहर की तरफ खुलेगा। अब उन्होंने बाहर की तरफ जो बताया, मैंने बाहर की तरफ फोर्स लगाई, 5 न्यूटन में गेट खुल गया। तो गलती क्या थी, उन्होंने अगर मुझे इस डायरेक्शन में गेट खुलना था तो मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा था, तो मैं अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा था। तो यहाँ पे डायरेक्शन का सेंस हुआ ना, डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से फोर्स, अगर डायरेक्शन उन्होंने नहीं बताई, खाली अपनी वैल्यू वैल्यू बताई, ये जो वैल्यू इसे मैग्नीट्यूड कहता हूं मैं, इसे मैग्नीट्यूड कहते हैं, जो एक वैल्यू थी, तो उन्होंने सिर्फ मुझे मैग्नीट्यूड बताया, डायरेक्शन नहीं बताई। तो यानी कि फोर्स को अपने डिस्क्रिमिनेशन के लिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन की जरूरत है। तो फोर्स कैसी क्वांटिटी हुई, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज आर दोस फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच नीड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन फॉर देयर डिस्क्रिमिनेशन, जिन्हें अपनी डिस्क्रिमिनेशन के लिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज है। फिजिकल क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड, फील्ड एंड टच। Physical quantities are of two types, scalar, vector. Scalar physical quantities are those quantities which need magnitude, only magnitude, which need only magnitude for their discrimination. Example, time, speed, और आप बताएं weight, etc. Vector physical quantities are those quantities which need magnitude as well as direction for their discrimination. Example, force, torque, etc. So these are known as vector physical quantities. क्लियर, समझ में आया। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे मोशन। अब हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो अब पढ़ेंगे हम मोशन के बारे में। याद करें जब मैंने आपको मैटर चैप्टर पढ़ाया था, मैटर इन आवर सराउंडिंग, तो मैंने एक कंडीशन बताई थी कि मैं कब कहूंगा कि कोई चीज मैटर होगी। कोई चीज मैटर कब होगी, जब उसका कुछ मास होगा और वो कुछ स्पेस होगी पहले। इसकी भी कंडीशन है कि मैं कब कह सकता हूं कि कोई बॉडी मोशन में है। अब फॉर एग्जांपल ये मार्कर मैंने मेरे हाथ में है। अब ये ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, बस ये अपनी एक पोजीशन पे है, जिस पोजीशन पे है उस पे बिल्कुल टिका हुआ है। तो ये किस पे है, रेस्ट पे। अब मोशन को मैं डिस्क्राइब कर सकता हूं जब मैं कहूंगा बॉडी को, a body is said to be in motion when its position is changing
विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये विद रेस्पेक्ट है। A body is said to be in motion when its position is changing with respect to time. एक बॉडी मोशन में तब होगी जब उसकी पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में क्या होगी, चेंज। आप सब सपोज करें आपके सामने कोई एक मक्खी वो उड़ रही है। अब आप उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पे है, कुछ देर बाद यहाँ पे है, कुछ देर बाद यहाँ पे है, कुछ देर बाद यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, फिर ये है। तो यानी कि जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, टाइम की चेंज होते होते उसकी जगह बदल रही है, यानी कि वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ है टाइम टी, जब आपने देखा वो टाइम 0 था, तो मेरे देखने के टाइम स्टार्ट हुआ, तो t इक्वल टू 0 पे यहाँ है, t इक्वल टू 1 पे यहाँ है, 3 सेकंड पे यहाँ है, 4 सेकंड पे यहाँ है, 5 सेकंड पे यहाँ है, 6 सेकंड पे यहाँ है। तो यानी कि टाइम जैसे जैसे चेंज हो रहा है तो उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो मैं क्या कहूंगा कि वो फ्लाई किस में है, मोशन में है, उसकी पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है। तो यानी कि वो किसमें कंसीडर होगा, मोशन में। अब अगर उसकी पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज ही नहीं हो रही है, अब मैंने अपने हाथ में स्टॉप वॉच थी, स्टॉप वॉच मैंने स्टार्ट किया, अपने स्मार्ट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड, बट ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। तो टाइम के चेंज होने से इसकी पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो दैट इज ये मार्कर किस पे है, रेस्ट पे। A body is said to be in rest when its position is not changing with respect to time. जब उसकी पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होगी तो बॉडी किस में कहलाएगी, रेस्ट में। और if the position of the body is changing with respect to time, then the body is said to be in motion. तो मोशन कितने टाइप के है, बिल्कुल रेस्ट पोजीशन और एक मोशन में ही। रेस्ट बॉडी मतलब दो स्टेट हो सकती हैं, बेसिकली मोशन नहीं, बॉडी की स्टेट दो हो सकती है, या तो बॉडी रेस्ट होगी या बॉडी मोशन होगी। या कभी ऐसा तो नहीं है रुक रही, रुक चल, ऐसा नहीं है कि भाई मैं से कहूँ कि रुकी भी है चल भी रही है, वो रिलेटिव मान जाएगा। मगर फिलहाल मोशन किसमें है, स्टेट बॉडी की या तो रेस्ट होगी या मोशन में होगी। मोशन में कब होगी, जब उसकी पोजीशन चेंज हो रही होगी टाइम के रेस्पेक्ट में, पोजीशन चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और उसकी पोजीशन डू नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेस्ट में बॉडी की पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होगी, वो एक जहां पे है वहीं पे ही रहेगी। और मोशन में उसकी टाइम के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज होगी। अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, यहां पे मैं बॉडी की पोजीशन लूं, टाइम लूं, यहाँ पे मैं उसकी एक्स, यहाँ पे उसकी पोजीशन है जो वो डिस्टेंस वो कवर करेगा। अब मैंने यहाँ पे टाइम 0 होता है, ये ओरिजिन होता है, यहाँ पे टाइम t इक्वल टू 0 है। अब मैंने यहाँ से ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो मैंने देखा वो ऐसे कर्व मोशन बोले, जो भी मोशन में थी वैसे यहाँ पे थी वो फ्लाई, फिर यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे आई। तो t इक्वल टू 1 पे वो यहाँ पे थी फ्लाई, t इक्वल टू 2 पे यहाँ पे, और t इक्वल टू 3 पे यहाँ पे। वो एक जगह रुकी नहीं, वो टाइम के रेस्पेक्ट टाइम चेंज हो रहा है, यहाँ पे 1 सेकंड, यहाँ पे 2 सेकंड, यहाँ 3 सेकंड। तो यानी कि टाइम जैसे जैसे चेंज हो रहा है तो बॉडी की पोजीशन, यानी कि उसकी बॉडी की वो मक्खी जो है उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो मैं वो किसमें कहूंगा कि वो किसमें है, मोशन में। और यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूं t यहाँ पे ये x, अब मैं क्या ग्राफ बनाऊं, देखो उसकी वो यहाँ पे है शुरुआत में और वो यहीं पे ही है, वो कहीं जा ही नहीं रही है टाइम रेस्पेक्ट में। तो मैं क्या कहूंगा, तो बॉडी किस पे होगी, रेस्ट पे। तो यानी कि बॉडी की दो स्टेट होती हैं, या तो बॉडी रेस्ट होगी या बॉडी मोशन में होगी। बॉडी मोशन में कब चलेगी, कहलाएगी बॉडी सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब टाइम के रेस्पेक्ट में उस बॉडी की पोजीशन चेंज होती रहेगी। और रेस्ट में कब होगी, व्हेन द पोजीशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब वो टाइम के रेस्पेक्ट में, टाइम तो चलता रहेगा मगर उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, वो जिस जगह है उस जगह पड़ी रहेगी। तो बॉडी किसमें कहलाएगी, रेस्ट में। तो ये मोशन का डिस्क्रिप्शन। अब हम पढ़ेंगे टर्म्स रिलेटेड टू मोशन।
मोशन से रिलेटेड जो भी टर्म्स होंगे अब हम वो सब पढ़ेंगे। इसमें पहला है डिस्टेंस। डिस्टेंस से आप लोग सब पहले वाकिफ हैं। डिस्टेंस कहलाता है एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी। बॉडी ने एक्चुअली जितना पाथ कवर किया उसको मैं क्या कहूंगा, उसका डिस्टेंस। आपने घर से मेरे घर तक आए, तो सपोज आपका घर मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर, तो आपने जो जितना भी आपने डिस्टेंस कवर किया वो मैं क्या कहूंगा, आपका डिस्टेंस। एक्चुअल पाथ जो आपने कवर करा वो आपका डिस्टेंस हो। सेकंड इज, हाँ, अब इसको देख के आपको क्या लगता है, डिस्टेंस वेक्टर क्वांटिटी होगी या स्केलर क्वांटिटी होगी? आप सोच के बताएं। अब किसी ने आपसे ये पूछा, अब मैं अगर मेरे घर आए, अब मैंने आपसे कहा हाँ कितना डिस्टेंस कवर करके आया, आपने कहा ये आपका घर मेरे घर से 3 किलोमीटर दूर था। अच्छा, तो वो काफी नहीं है मेरे लिए, 3 किलोमीटर दूर है। अब आपने ये भी कह दिया कि मेरा घर उस एरिया में है, मतलब जिस एरिया में आपका घर होगा, तो मेरे काफी है ना कि मैं कहूँगा मैंने चल ठीक है आप उसका उस एरिया से हैं, वो आपका 3 किलोमीटर आपने रास्ता तय किया, आपने घर आके इनफ। तो यानी कि मुझे डिस्टेंस को डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है, उसकी वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही डिस्टेंस पे डायरेक्शन चेंज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं कितनी डायरेक्शन चेंज करूंगा, डायरेक्शन चेंज भी करती हूँ, डिस्टेंस बढ़ेगा घटेगा, मगर उसकी वजह से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यानी कि कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, और इसकी ऐसा यूनिट, इसकी यूनिट जो मैं इसके आगे लिखूंगा, यानी कि यूनिट जिसकी होगी वो होगी मीटर। डिस्टेंस को लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं मेरे ख्याल से, आप भी इसमें करते हो ना, सेंटीमीटर मीटर, मीटर ले सकते हैं, सेंटीमीटर ले सकते हैं, डेसीमीटर जो भी, मीटर सेंटीमीटर। एंड द सेकंड टर्म इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट चौर रास्ता। अगर ये मेहनत वाला रास्ता है तो ये कैसा है, चौर रास्ता, यानी कि शॉर्टकट। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between final and initial position। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच का सबसे छोटा डिस्टेंस, उसको मैं क्या कहूंगा, डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट ए है, एक ये पॉइंट बी है, एक दो, ये स्कूल है सपोज करें आप, ये आपका स्कूल है, ये आपका होम, आपका अपना घर, होम स्वीट होम। आप स्कूल से अपने घर जा रहे हैं, ये हाँ स्कूल से छुट्टी हुई और आप अपने घर जा रहे हैं। आप दो भाई हैं, दो भाई या दो बहनें जो भी हैं, एक उसमें से बहुत खतरनाक नोटी टाइप और आप बहुत सीधे। जो नोटी है उसने कहा मैं आज घर आराम से जाऊंगा, मैं घूमता हुआ जाऊंगा, तो वो ऐसे गया आराम से, अब इधर गया, अब इधर जाके फाइनली अपने घर पहुंचे। तो ये जो उसने कवर करा डिस्टेंस, कभी यहाँ पे गया, ये गया, ये गया, तो ये कहूंगा उसका डिस्टेंस, ये करा उसने डिस्टेंस कवर, ये उसने डिस्टेंस कवर करा। और आप सीधे बच्चे, आपने कहा मैं सीधा घर जाऊंगा, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो ना,
इससे शॉर्ट डिस्टेंस नहीं हो सकता जाने का कोई और इससे शॉर्ट रास्ता हो तो आप मुझे बताएं। ए से बी तक जाने का सबसे शॉर्ट रास्ता यही है, तो ये क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। ये क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। अब तो फिर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। फाइनल और इनिशियल यानी कि जहां से हम चले और जहां में पहुंचना है, उन दोनों के बीच का सबसे शॉर्टेज डिस्टेंस क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? अब जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगा उसकी खाली वैल्यू होगी, उसका शॉर्टकट का जो शॉर्टकट कहते हैं हम, उसका कुछ डायरेक्शन भी होगी कि वो इस तरफ जाता है। आइए मैं इसका आपको प्रूफ देता हूं कि डिस्टेंस वेक्टर स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। अब पॉइंट सी यहां पे नहीं गए पहले। फर्स्ट केस में मैंने पॉइंट सी यहां पे लिया। अब मैं खुद से अब के मैं खुद जाऊंगा तो मैं नहीं जाऊंगा। मैं पहले ए पॉइंट से बी पॉइंट गया, वो मैं चला 2 मीटर। ए से बी गया, एक दोस्त से मिला, बी से सी गया। इसका घर था 4 मीटर दूर मुझसे, बी से सी वो 4 मीटर था। तो टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस को मैं डिनोट करता हूं, डिनोटेड बाय स्मॉल डी। तो डिस्टेंस जो चला वो मैं चला 2 + 4 6 मीटर, 6 मीटर। और अगर मैं डिस्टेंस की बात, डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं कैपिटल एक्स से, कैपिटल एक्स। अब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो ए से सी तक का शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? भाई मुझे तो यही दिख रहा है जो मैं अभी गया हूं, सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन। इससे शॉर्टेस्ट पाथ तो कोई नहीं होगा। तो यहां पे भी, यहां पे डिस्प्लेसमेंट भी कितना है? 6 मीटर। समझे बात को? ए से बी गया, बी से सी गया, टोटल डिस्टेंस चला 6 मीटर। टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 6 मीटर ही है। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल रहा। मगर अब मैंने क्या किया? मेरे दोस्त ने, उन्होंने अपना घर शिफ्ट करके इस डायरेक्शन में ले लिया। अब वो सी यहां पे आ गया, ए से बी। अब मैं फिर जाऊंगा, मुझे टाइम हो गया, मिले वो फिर जाऊंगा। ए से बी गया 2 मीटर, बी से सी गया 4 मीटर। ठीक है, 4 मीटर। अभी वो यहां पे है। अब अगर मैं इस केस में डिस्टेंस की बात करूंगा तो डिस्टेंस कितना चला? ए से बी, बी से सी, यानी कि 2 + 4 6 मीटर, यानी कि डिस्टेंस अभी कितना ही है? 6 मीटर। मगर डिस्प्लेसमेंट वो कितना होगा? अब के आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल और इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन कौन सी है? ये मेरी फाइनल पोजीशन, और जो स्टार्टिंग होती है उसे कहते हैं इनिशियल पोजीशन। ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन। तो इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वो ये है, ना कि ये डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट है। अब अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो कितना होगा? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 4 + 16 दैट इज √20। √20 की वैल्यू कितनी होगी? वो जितनी भी होगी वो 4 पॉइंट समथिंग होगी, 4 पॉइंट समथिंग है, तो वो 6 से कम ही, 6 से कम है ना। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि अब अगर सी ने अपनी डायरेक्शन चेंज करी तो डायरेक्शन की चेंज होने की वजह से डिस्टेंस तो 6 मीटर ही रहा जो फर्स्ट केस में था, मगर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गया। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 4 पॉइंट समथिंग है, वहां पे 6 था, तो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गया। तो यानी कि डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से किस पे फर्क पड़ रहा है? डिस्प्लेसमेंट पे या डिस्टेंस पे? डिस्प्लेसमेंट पे।
तो डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। और डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। समझे बात को? तो इट इज द रीजन। इसके बाद आप पढ़ेंगे स्पीड के बारे में। स्पीड क्या होती है? स्पीड होती है चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। हमने जितना डिस्टेंस जितने टाइम में कवर करा उसको मैं क्या कहूंगा? स्पीड। रफ्तार, गति, उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं स्मॉल एस से, कैपिटल एस से डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल एस से स्पीड। स्पीड का डेफिनेशन चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिनोट स्मॉल एस से। यानी कि फॉर्मूला क्या हुआ? चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये मेरे क्या हुआ? स्पीड। ऐसा यूनिट, स्पीड कैसा यूनिट? आप खुद देख लें। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर, और टाइम की सेकंड। तो यहां से ऐसा यूनिट क्या आ गई? मीटर पर सेकंड। स्पीड कैसा यूनिट? मीटर पर सेकंड। अब आप में से मुझे कोई ये बताए कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? इज इट स्केलर और वेक्टर? कम ऑन। अब स्पीड किसका चेंज है? फर्स्ट लाइन पढ़े आप डेफिनेशन में। स्पीड इज चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। किसका चेंज? डिस्टेंस का। और डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। तो फिर स्पीड भी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। और ये बात। नाउ फोर्थ टर्म इज वेलोसिटी। देखिए, अब जहां पे पहले स्केलर का चेंज हो रहा था, यानी कि डिस्टेंस का चेंज हो रहा था, तो स्केलर को चेंज करने पे आई स्पीड। अब यहाँ पे वेलोसिटी जो होगी, वो वेलोसिटी होगी, रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल v से। वेलोसिटी को स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी है डेफिनेशन चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो यानी कि स्मॉल v इज इक्वल्स टू s by t, where s is displacement and t is equals to time। तो इसकी भी ऐसा यूनिट क्या होगी? मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट बताई थी, वो थी मीटर, क्योंकि है तो लेंथ थी ना, और टाइम की सेकंड। तो इसकी ऐसा यूनिट भी क्या हो गई? मीटर पर सेकंड। अब मुझे ये सोच के बताएं कि ये स्केलर होगी या वेक्टर? सबसे पहली बात इसकी डेफिनेशन बताएं मुझे वेलोसिटी की। वेलोसिटी इज डिफाइंड एज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। किसका चेंज? डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी भी कैसी क्वांटिटी है भाई? वेक्टर क्वांटिटी। बिल्कुल सही बात। वेलोसिटी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम एंड स्पीड इज चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। मैंने याद हो आपको एक एग्जांपल, इससे पहले जो एग्जांपल दिया उसमें मैंने स्ट्रेट लाइन मोशन किया, और स्ट्रेट लाइन मोशन में मैंने जब ए से बी में गया था, मैं आपको बताता हूं, जब मैं ए से बी गया तो वहां पे मैंने 2 मीटर चला, और यहाँ पे डिस्टेंस 2 मीटर था, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, वो भी स्ट्रेट लाइन है, वो भी 2 मीटर होगा। ओ भाई, मानो नहीं, मुझे मत मारना। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल है, तो जब भी बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन में करेगी, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अगर बॉडी कौन सा मोशन कर रही है? स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मींस क्यों? अगर ये स्ट्रेट लाइन में चल रही है तब तो क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी वही होगा ना, और एक्चुअल पार्ट भी कवर बॉडी वही कर रही है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होगा? डिस्टेंस।
अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैन डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल टू जीरो? क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो के इक्वल हो सकता है? आप दिमाग लगाएं, सोचें, बताएं मुझे कि हो सकता है क्या? हो सकता है? मैं कहूँ हो सकता है, आप कह रहे नहीं हो सकता। हो सकता? देख, अगर बॉडी इस सर्कुलर मोशन में है, अगर बॉडी सर्कुलर पाथ कवर कर रही है, आपने एक स्टेडियम का राउंड कंप्लीट करा, ये स्टेडियम था, आप यहां से चल के, ये आपका ए पॉइंट था, अब ए पॉइंट से चल के यही बी पॉइंट बन गया, आप यहाँ यहीं से आपने शुरू करा, यहीं से आपने यहीं पे आगे आप रुके। आप सपोज करें कि इसकी सर्कमफेरेंस जो ग्राउंड की थी वो 250 मीटर का था, तो आपने डिस्टेंस कितना कवर करा? आपने डिस्टेंस कवर करा 250 मीटर, कि आज मैं 250 मीटर दौड़ा हूं। और कोई अगर आपसे कहे कि आपने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करा, तो आप देखेंगे कि मेरी फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो भी होगा वो मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो आपने देखा कि जो मेरी फाइनल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन जो मेरी थी वो इक्वल हो गई इनिशियल पोजीशन के। मेरी फाइनल पोजीशन मेरी इनिशियल पोजीशन के इक्वल हो गई, यानी कि जहां से चला वहीं आके रुक गया। तो जब फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन के इक्वल हो गई तो उनके बीच में डिस्टेंस क्या होगा? तो यानी कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? जीरो। डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो इफ द बॉडी इज इन मोशन, डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो बट डिस्प्लेसमेंट इज व्हेन द बॉडी इज इन सर्कुलर मोशन और व्हेन द फाइनल पोजीशन ऑफ बॉडी बिकम इक्वल टू इनिशियल पोजीशन। जैसे ए से बी गया 2 मीटर, अब बी से ए आया 2 मीटर, डिस्टेंस कितना कवर हुआ? 2 जाने का 2 आने का 4 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ? जिस जहां से गया फाइनल इनिशियल पोजीशन इक्वल है, क्योंकि ए से चला वापस ए पे आगे रुका, वहां पे कितना है? 0 मीटर। तो अगर किसी ने पूछा कि कैन डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू जीरो? यस, डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू जीरो इफ द फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट become equal to initial position, then the displacement will be equal to 0. तो ये टर्म आपकी मोशन की जो थी। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन कितने टाइप हो सकता है? मोशन के टाइप, हाँ, मोशन के टाइप भी हैं। जैसे कोई चलता है यूनिफॉर्म स्पीड से, कोई चलता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से, कोई राइडर बनता है, कोई स्टंटमैन बनता है। तो इसमें मोशन को मैंने दो कैटेगरी में, मैंने क्या था फिजिक्स में, दो कैटेगरी में मोशन को डिवाइड करा है, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। फर्स्ट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड सेकंड इज नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म, अरे इसको भी ड्रेस बना रहे, अरे ये यूनिफॉर्म मतलब कि जो यहाँ पे कंटिन्यूटी बनी रहे, वो यूनिफॉर्म। ये यूनिफॉर्म मोशन और ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होगा जिसके अंदर बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। सपोज करें ये कोई रोड है, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, लेकिन टाइम जब ही स्टार्ट होता है जब हम बॉडी को देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अब तक अगर मैं नीचे देख रहा हूँ तो मेरे सामने कोई भी मच्छर फ्लाई कुछ भी उड़ रही है, तो अगर मैं नहीं देख रहा हूँ मेरे हिसाब से कोई मैटर नहीं है। अब मैं ऐसे से देखा तो मेरा रेफरेंस पॉइंट, उसका ओरिजिन मेरे टाइम t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, वो टाइम वहां से स्टार्ट होगा जहां से मैंने उसको देखा। तो अब मैंने इस बाइक को चलते हुए देखा तो t इज इक्वल टू 0 मेरा वहां से स्टार्ट होगा। अब मैंने देखा वो t इज इक्वल टू 1 पे यहाँ है, t 2 सेकंड पे यहाँ है, t 3 सेकंड पे यहाँ है। और मैंने एक और अजीब बात देखी कि वो
t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 1 पे उसने 5 मीटर कवर करा, उसके बाद उसने 5 मीटर कवर करा, उसके 5 भी उसने 5 मीटर कवर करा, तो यानी कि हर एक सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, हर एक सेकंड में इसकी स्पीड ये हर एक सेकंड में ये 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब अगर मैं जाऊं 3 सेकंड के बाद मैं यहाँ पे 4 सेकंड लूं, यहाँ पे t 4 सेकंड होगा, तो इसने यहाँ भी 5 मीटर कवर किया, तो यानी कि हर एक सेकंड में ये 5 मीटर कवर कर रहा है, इक्वल चेंज टाइम आ रहा है और इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो यानी कि यूनिफॉर्म मोशन तब कहूंगा, अब यहाँ पे बॉडी कवर कर रही है इक्वल डिस्टेंस, व्हेन बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time, when body cover equal distance in equal interval of time, then the motion is said to be uniform motion. अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में फिर से ये रोड, और अब बॉडी लेग करें t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ t is equals to 1, t is equals to 2 and t is equals to 3 सेकेंड। अब बॉडी ने t is equals to 0 से t is equals to 1 में कवर करा 2 मीटर का डिस्टेंस, यहाँ से इसने करा 6 मीटर का कवर और फिर इसने करा 7 मीटर का डिस्टेंस कवर। तो यानी कि इक्वल टाइम में वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, तो ऐसे में मोशन क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म, व्हेन द बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। unequal distances in equal interval of time। जब बॉडी कवर करे अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब मुझे यहाँ पे अगर स्पीड निकालनी हो तो स्पीड में क्या करूंगा कि क्या मैं हर बार अलग अलग फॉर्मूला लगाऊंगा, इसके लिए चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम देंगे, इसके लिए चेंज इन डिस्टेंस यानी कि इसमें चेंज इन डिस्टेंस का क्या हुआ 6 - 2 4 अपॉन दिस, इसमें हर बार चेंज लगाऊंगा। अब हर बार क्या मैं अलग अलग फॉर्मूला लगाऊंगा, उसको सबको ऐड करूंगा। इसमें हम निकालते हैं एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। आप सपोज करें आपकी क्लास का अगर मुझे एवरेज रिजल्ट निकालना होगा तो मैं क्या सब बच्चों का प्लस करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं सब बच्चों के मार्क्स जो होंगे उनको एक साथ ऐड करके जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं उनसे मैं डिवाइड कर दूंगा, वो आपकी क्लास का एवरेज रिजल्ट आ जाएगा। आप अपनी परसेंटेज कैसे निकालते हैं, आपके 5 सब्जेक्ट में आपने जितना स्कोर किया उन सबको ऐड करा, जितने टोटल उसकी आप परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो ऐसे ही एवरेज स्पीड जो निकलेगी वो निकलेगी टोटल डिस्टेंस कवर्ड, जितना डिस्टेंस टोटल आपने कवर करा अपॉन टोटल टाइम, वो चाहे डिस्टेंस कितना भी हो d1 + d2 + d3 अपॉन टोटल टाइम, जितना टाइम बॉडी ने लगाया। और अगर मुझे यहाँ पे निकालनी हो एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी एवरेज, ये एवरेज कैसे बोलता है एवी, तो वो निकलेगी, उसका फॉर्मूला होता है v + u/2। अब यहाँ पे वेयर ये जो स्मॉल v है वो है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, और ये है इनिशियल वेलोसिटी। अब किसी ने मुझसे पूछा कि तुम जब घर से निकले तुम्हारी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड, और जिसके यहाँ तुम पहुंचे जहां पे तुम्हें जाना था वहां पे तुम्हारी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड, तो तुमने एवरेज वेलोसिटी, तुम्हारी आगे वेलोसिटी थी क्या, तो मेरी शुरू में कितनी थी, जिस स्पीड से हम स्टार्ट करते हैं रेट से, जिस स्पीड से हम स्टार्ट करते हैं उसे हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, और जो हमारी फाइनल वेलोसिटी अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने को होती है उसमें फाइनल वेलोसिटी। तो जब मेरी शुरू में 5 थी और फिर 10 हो गई तो मेरी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, 5 + 10 × 10 + 5, 10 + 5 अपॉन 2 दैट इज 15 अपॉन 2 दैट इज 7.5 मीटर पर सेकंड, ये मेरी एवरेज वेलोसिटी रही होगी।
तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझ में आया। अब अगर जहां पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा होगा तो यानी कि वहां पे बॉडी एक्सेलरेट हो रही होगी। जब आपके आप बाइक पे रेस देते हैं तो आप एक्सेलरेट करते हैं, इसलिए उसका नाम क्या है, एक्सेलरेटर। वो एक्सेलरेट करता है बॉडी को। अब ये रहा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी दो तरह के होंगे। पहले हमने पढ़ा मोशन, मोशन कितने टाइप का, दो तरीके का, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन जिसमें बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन जिसमें बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो फिर वो दो तरीके में, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। और रिटार्डेड। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 के अंदर। So if you like the video, please like, share and subscribe। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको आप सेंड करें ताकि वो इस लॉकडाउन में वो अपने लॉकडाउन को प्रोडक्टिव वे में यूज कर पाए, वो अपना टाइम वेस्ट ना करके यूज करें। अगर आपको प्लीज अगर वीडियो लाइक लगी हो, आपको अच्छी लगी हो, तो आप प्लीज सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी शेयर करें। थैंक यू।